नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अब तक हम जैसे चर्चा कर रहे थे इससे पूर्व बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के बारे में। और चित्रकला विषय के में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, यानी कि संयोजन के सिद्धांत। अब संयोजन के सिद्धांतों के बारे में जैसे हम चर्चा कर चुके थे अब तक कि हमारे तीन जो इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। जैसे सबसे पहला था सहयोग, यानी कि यूनिटी। उसके बाद फिर जैसे हमने सामंजस्य, दूसरे पे सामंजस्य यानी कि हारमोनी, उस पर हम चर्चा कर चुके थे। और थर्ड टॉपिक हमारा चल रहा था संतुलन, यानी कि बैलेंस। और बैलेंस के बारे में भी हम अब तक चर्चा कर चुके थे कि बैलेंस में किस तरह का एक पेंटिंग के अंदर, एक कंपोजिशन में किस तरह का जो हमारे चाक्षुष, जो हमारी आंखों से देखने वाला एक नज़र आता है, उसको बोलते हैं चाक्षुष बैलेंस। यानी कि जो पेंटिंग के अंदर हमें एक आंखों से एक उभार, यानी कि जो उसके जो पेंटिंग के तत्व है उनके रूप में हमें नज़र आता है, जिसको हम एस्थेटिक्स बैलेंस भी कह सकते हैं। तो उसके बारे में जैसे इसके बैलेंस की हम चर्चा कर चुके थे कि भाई बैलेंस किसको कहते हैं, बैलेंस किस तरह से होता है। फिर जो हमारी जो कला के जो तत्व हैं, चित्रकला के तत्व, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, इनका किस तरह से एक फॉर्म के अंदर, इनका किस रूप में मतलब वो पेंटिंग के अंदर इनका बैलेंस होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जैसे चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट वाला जिसका इसी का पार्ट का चल रहा था हमारा कि आकृति संतुलन का आलम्ब सिद्धांत। तो उस पर हम जैसे चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे प्रत्येक संयोजन में, यानी कि जो कोई भी कंपोजिशन है, पेंटिंग है, तो प्रत्येक संयोजन में एक अदृश्य तुला, जो मैंने बताया था, अदृश्य तुला अपना कार्य करती है। और इस तुला का आलम्ब फुल कर्म कलाकृति के केंद्र में स्थित होता है और जिसके माध्यम से दर्शक को संतुलन की अनुभूति होती है। अतः आकृति संतुलन पर तुला के सभी नियम लागू होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। जैसे पहला है समान भार वाली आकृतियाँ, यानी कि जो कोई कंपोजिशन है, कोई पेंटिंग है, तो उसके अंदर एक समान की जो फॉर्म्स हैं वो कैसी है, किस 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 रूप के अंदर वो उसके अंदर बैलेंस करती है। तो जैसे केंद्र से समान दूरी पर रहकर संतुलित होती है। और चित्र में इस प्रकार के संतुलन को औपचारिक संतुलन, यानी कि फॉर्मल बैलेंस भी कहा जाता है। यानी जो समान आकृतियाँ हैं, तो वो समान आकृतियों को अगर जो समान जो फॉर्म्स हैं उनके द्वारा हम उसमें पेंटिंग से बनाते हैं, तो वो एक तरह से जैसे जिसको होते हैं औपचारिक संतुलन, यानी कि फॉर्मल बैलेंस उसको कहते हैं। दूसरी है जैसे असमान भार वाली आकृतियाँ, यानी कि कोई बड़ी है, एक छोटी आकृति है, तो उसको पेंटिंग में किस किस स्पेस के हिसाब से किस तरह से हमें रख कर उसको एक बैलेंस किया जाता है। तो जैसे केंद्र से जो सेंटर उसका कंपोजिशन का, पेंटिंग का, तो उस केंद्र से विभिन्न दूरी पर रहकर संतुलित होती है। और ये जो है ना, पता है ना, असमान भार वाली आकृतियाँ, तो ये केंद्र जो सेंटर, उस सेंटर से विभिन्न दूरी पर रहकर संतुलित होती है। और अधिक भार अथवा आकर्षण को केंद्र के समीप रखा जाता है तथा कम भार व कम आकर्षण वाली आकृतियों को केंद्र से दूर किया जाता है। इस तरह से एक तरह से उसका बैलेंस किया जाता है। यानी कि जो आकर्षण वाली या जो बड़ी आकृति है, बड़ी फॉर्म है, उसको सेंटर के पास में रखेंगे। और जो कम आकर्षण वाली है, फॉर्म्स हैं, उनको सेंटर से थोड़ी सी दूर रख के उसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो केंद्र के समीप रखा जाता है और कम भार व कम आकर्षण वाली आकृति को केंद्र से दूर स्थित किया जाता है। अब यदि कोई आकृति दूसरी आकृति से आकार में आधी है, तो उसे केंद्र से दुगनी दूरी पर स्थित किया जाना चाहिए। यानी कि उसे जो छोटी, उसको केंद्र से जो सेंटर है, उस सेंटर से डबल जो दूरी है, स्पेस है, उसके आधार पर उसको मतलब स्थित उसको बनानी चाहिए। तो इस प्रकार के संतुलन को अनौपचारिक संतुलन कहा जाता है। यानी कि जो असमान भार वाली जो आकृति है, तो उसको केंद्र के समान रखेंगे, और उससे छोटी वाली आकृतियाँ हैं उनको केंद्र से थोड़ी दूर में रखकर उसको बैलेंस के रूप में किया जाएगा। तो ये कहलाएगा जैसे अनौपचारिक संतुलन। और इसके बाद में से तीसरी है बड़ी आकृति को छोटी आकृति। तो इसके बड़ी आकृति को जो है छोटी आकृति के साथ संतुलित करने के लिए छोटी आकृति को पृष्ठभूमि में बनाया जाता है और बड़ी आकृति को अग्रभूमि में स्थापित किया जाता है। तो इसको जैसे कहा जाता है चित्र में परिप्रेक्ष्य, यानी पर्सपेक्टिव दिखाई देता है। तो यानी कि जैसे मान लो जो बड़ी आकृति है, बड़ी फॉर्म है, उसको केंद्र के नज़दीक, और उसी सेम जो फॉर्म है उसको उससे थोड़ा सा दूरी के हिसाब से आगे रखेंगे, थोड़े दूर रखेंगे, तो वो एकदम छोटी और बड़ी के रूप में, जिसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव, तो पर्सपेक्टिव रूप में दिखाई देता, संतुलन स्थापित हो जाता है। यानी बड़ी आकृति को छोटी आकृति के साथ संतुलित करने के लिए इसमें क्या होगा कि जो बड़ी आकृति है वो आगे की तरफ रहेगी, और छोटी आकृति है वो मतलब बड़ी आकृति एकदम समान सेंटर के नज़दीक रहेगी,
और छोटी आकृति उससे थोड़े आगे की दूरी पर रहेगी, उससे आगे रहेगी। तो इस तरह से इसको, जैसे इसको कहते हैं हम पर्सपेक्टिव, यानी कि जो बड़ी चीज़ है वो हमें नज़दीक से बड़ी दिखाई देती है और दूर जाके वही चीज़ हमें छोटी दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव के रूप में संतुलित स्थापित करना। अब जैसे है वर्ण संतुलन, यानी कि कलर बैलेंस, कि ये कलर के द्वारा पेंटिंग या कंपोजिशन में किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो संयोजन के अंतर्गत जैसे वर्ण संतुलन या जो कलर का संतुलन है उसका एक अपना विशेष महत्व होता है, और सुनियोजित रंग संयोजन ही संतुलन का सार है। यानी कि जो सिस्टमेटिक जो कलर्स लगाए जाते हैं या कंपोजिशन लगाए जाते हैं, संयोजन किया जाता है, वो भी एक तरह से संतुलन का सार होता है, एक तरह से महत्वपूर्ण होता है उसका भी। अब इसके अंदर जैसे विस्तार सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ एरियाज, तो कोई भी जैसे कंपोजिशन है तो संयोजन के अंतर्गत संतुलन स्थापना करने के लिए जैसे मतलब साधारणतया विस्तार सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। और इस नियम के अनुसार रंगत के आकार क्षेत्र का प्रभाव, यानी जो कलर्स है, कलर्स टोन है, तो रंगों के जो बड़े आकार क्षेत्र का प्रभाव शांत व छोटे क्षेत्रों में और विरोधाभास का प्रभाव रखा जाना चाहिए। यानी कि इस नियम जो है ये विस्तार सिद्धांत, इसके अंदर क्या है कि इस नियम के अंदर सिर्फ रंगत के जो बड़े आकार क्षेत्र का प्रभाव शांत और छोटे क्षेत्रों में विरोधाभास का प्रभाव रखा जाना चाहिए। इसके लिए शीत व उष्ण रंगों के प्रयोग को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मतलब इसके लिए जैसे आर्टिस्ट को, चित्रकार कला के विद्यार्थियों को इसका विशेष अध्ययन अनुभव होना चाहिए कि जैसे मान लो जो फास्ट कलर हैं, तेज कलर हैं, तो उनको कैसे बैलेंस करना है, और जो शांत कलर है, शीत रंग है, उनको उनके पास किस तरह से लगाना है, कितनी दूरी में लगाना चाहिए। तो ये जैसे प्रभाव जो है विस्तार सिद्धांत का है। तो इस नियम के अनुसार जो रंगत के जो बड़े आकार क्षेत्र का प्रभाव वो शांत और छोटे क्षेत्रों में विरोधाभास का प्रभाव रखा जाना चाहिए। तो इसके लिए जो शीत व उष्ण रंगों के प्रयोग को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो विस्तृत क्षेत्रों में तो जो शांत रंगतें हैं, तो और लघु क्षेत्रों में उष्ण रंगों यानी कि जो बड़ी क्षेत्र है स्पेस का, तो उसके अंदर जो शांत कलर्स हैं, ठंडे कलर जिनको बोलते हैं हम, उनका प्रयोग, और लघु क्षेत्र में जो छोटे हैं, जहाँ पे छोटे फॉर्म्स हैं, तो उनमें उष्ण रंगों यानी जो गर्म कलर्स हैं के प्रयोग से यह प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। और रंगत जैसे रंगत या टोन है, जैसे तान सघनता के आधार पर शांत व उष्ण वर्णों का ये विरोधाभास उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि कलर्स के बैलेंस करने के लिए कि छोटी स्पेस के अंदर तो जो फास्ट कलर हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, और जो बड़ी स्पेस है उसके अंदर ठंडे जो कलर्स हैं उनका यूज़ करके और उष्ण जो वर्णों का ये विरोधाभास उत्पन्न भी किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका बैलेंस किया जा सकता है। अब जैसे दूसरा है जैसे परिगामी आवृत्ति सिद्धांत, यानी क्रॉसिंग कलर्स ऑफ रिपीटेशंस ऑफ कलर्स। वर्ण संतुलन का एक अन्य सिद्धांत ये भी जैसे परिगामी वर्ण यानी क्रॉसिंग कलर्स और रंगावृत्ति यानी रिपीटेशंस कलर्स, अर्थात वर्ण को यानी जो रंग है को समस्त चित्र फलक पर दोहराकर लगाना, यानी कि इसको रिपीटेशन करना। इससे वर्ण तथा तान का संतुलन स्थापित होता है और किसी भी वर्ण का भार एक स्थान पर केंद्रित न होकर चित्र का जो पेंटिंग है फलक पर समान रूप से बट जाता है। और जिस रंग को मुख्य आकर्षण केंद्र में लगाया गया हो उसे अन्य छोटे आकारों में लगाने से चित्र में शांति का भाव पैदा होता है। यानी कि जैसे वर्ण वैज्ञानिक यानी मुनसेल के अनुसार एक ही तान, जो वर्ण वैज्ञानिक है यह मुनसेल के अनुसार एक ही तान यानी कि एक ही टोन तथा रंगत वाले वर्ण एक ही मान के होने से आकर्षण शक्ति में भी एक समान होते हैं। यानी कि जो समान कलर्स है, समान रंग है, तो अगर जैसे पेंटिंग में या कंपोजिशन में लगते हैं तो वो उनका जो आकर्षण है, उनका जो मान है वो भी एक समान ही नज़र आता है। तो ऐसे वर्ण जो ऐसे कलर्स हैं ये आपस में आसानी से संतुलन स्थापित कर लेते हैं और इनके साथ अधिक मान व रंगत वाले वर्णों का संतुलन करने के लिए उनकी रंगत की मात्रा कम कर देनी चाहिए और कम मान एवं रंगत वाले वर्ण की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। यानी कि वही जैसे एक तरह से बताया ना कि कुछ कलर्स को जैसे मान लो रिपीटेशन करके भी हम उसमें पेंटिंग के अंदर बैलेंस कर सकते हैं, और कुछ जो क्रॉस कलर्स हैं उनके जैसे मान लो जिनके टोन्स अगर जैसे फास्ट कलर जिनको बोलते हैं बताया ना, शीत कलर है और उष्ण कलर है, तो उनकी जो कलर्स की जो टोन है उस टोन के आधार पे भी अलग अलग इसके अंदर हम बैलेंस
किया जाए, जिसका मान लो जिन कलर्स का अधिक मान हो या रंगत वाले वर्णों को संतुलित करने के लिए उनके रंगत की मात्रा कम कर सकते हैं, और जो कम मान वाले हैं यानी जिनके रंगत कम है, टोन एवं रंगत वाले वर्ण की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। तो इस तरह से आपस में एक बैलेंस और एक संतुलन हो सकता है, होता है, मतलब उसके अंदर हम कर सकते हैं कलर्स के माध्यम से। और इसी प्रकार एक सा रंग अधिक देखकर, मतलब ये जो एक ही कलर है, मान लो अगर कोई सपाट कलर है तो एक सा रंग अधिक देर तक देखते रहने से भी रंग की अनुभूति करने वाली सूक्ष्म पेशियों में भी थकान सा अनुभव होने लगता है। यानी कि अगर एक ही कलर खाली दीवार पे है पेंटिंग्स में तो उससे भी, और अगर पेंटिंग में अलग अलग कलर्स के टोन से अलग अलग कलर्स के मान हैं, अलग अलग, जैसे मान लो फास्ट कलर भी है, ठंडे कलर भी है और उन कलर्स के टोन भी है, तो उससे क्या है कि आर्टिस्ट को या देखने वाले दर्शकों के आनंद की अनुभूति होती है। और अगर एक ही कलर है तो उसमें जैसे जो सूक्ष्म पेशियाँ हैं, जो हमारी जो मानसिक है या हमें दृश्य है, तो वो हमें थकान से अनुभव होने लगती है। तो इस समस्या का समाधान पूरक रंग के प्रयोग से सरलतापूर्वक किया जा सकता है। यानी जो प्राइमरी कलर्स हैं तो उनके द्वारा इन समस्या का समाधान किया जा सकता है। पूरक रंग से शक्तिशाली विरोधाभास उत्पन्न होता है और विरोधी वर्ण का लघु आकारों में शुद्ध प्रयोग करने से संतुलन उत्पन्न होता है। तो इस तरह से जैसे मान लो जो प्राइमरी कलर्स के द्वारा भी इनके अंदर बैलेंस किया जा सकता है, बैलेंस होता है। तो जो हमारी जैसे मान लो अगर एक ही कलर है तो उसका अलग होगा, और उससे क्या है कि ऊबने लगता है दर्शक। और अगर उसके अंदर जैसे मान लो जो पूरक रंग है तो पूरक रंग से उसका जैसे अलग अलग उसके अंदर टोन करके उनको डिफरेंस करके और विरोधाभास उत्पन्न होता है, और विरोधी वर्ण और लघु आकारों को में शुद्ध प्रयोग करने से भी संतुलन उत्पन्न होता है। अतः जैसे इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं जैसे लास्ट में कि संतुलन चित्र की मूल आवश्यकता है, जो बैलेंस है पेंटिंग का, है ना। तो संतुलन चित्र की मूल आवश्यकता है और कला रचना का प्रमुख सिद्धांत है। यानी कि पेंटिंग का ये बैलेंस प्रमुख सिद्धांत है। और चित्र रचना में प्रयुक्त समस्त तत्वों के, यानी कि जो मैंने बताया चित्र करना में या चित्र जो रचना है, पेंटिंग है, कंपोजिशन है, तो उसमें जितने जो समस्त जो तत्व हैं, है ना, जितने जैसे मैंने बताया था कि चित्र के अंदर जो तत्व हैं, रेखा है, रूप है, वर्ण है, तान है, पोत है, अंतराल है, तो इन सब के तत्वों को समग्र यानी सभी का जो समायोजन ही आपस में जो संतुलन समायोजन होता है वही संतुलन कहा जाता है। तो इस प्रकार जैसे ही हमारा संतुलन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इसके बारे में जैसे मान लो मैंने बताया कि फॉर्म का भी संतुलन होता है, रेखा का भी संतुलन होता है, रूप है जैसे फॉर्म का बताया, फिर जैसे कलर्स का भी संतुलन होता है, ठीक है ना, रेखा, रूप, वर्ण, टोन है, पोत है, टेक्सचर्स का, है ना, और स्पेस का कि किस स्पेस पे हमें किस तरह से कौन सी आकृति को कौन सी फॉर्म को हमें करना है। तो ये एक हमारा इसका जो एस्थेटिक सेंस है, बैलेंस, उसके बारे में हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब चौथा जो इसका बैलेंस है, इसका जो कंपोजिशन का सिद्धांत है या प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन है, वो है प्रभाविता या डोमिनेंस। इसके बारे में हम अगले में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।